हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछली क्लासेस में हमारी बात हुई थी कि एनसीईआरटी में जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। वो तमाम बीमारी जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पढ़ा जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और ऐसी तमाम बीमारी जिसमें कि सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है वो कहलाती हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को भी एनसीईआरटी में अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसके वो भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ उसमें एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, और कुछ ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया है। पिछली क्लासेस में हमने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लिया था, एक्स लिंक्ड रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और आज हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। ऑटोसोमल रेसेसिव से कहने का मतलब ये है कि जो जीन है वो ऑटोसोम पर मौजूद है। जैसे सिकल सेल एनीमिया वाला जीन जो गड़बड़ हुआ है वो क्रोमोसोम नंबर 11 का है। फिनाइलकीटोनुरिया में जीन क्रोमोसोम नंबर 12 में मौजूद होता है। थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 और 11 में मौजूद होता है। आपको जैसे कि पता है हमारे हर सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें फीमेल के अंदर XX है और मेल के अंदर XY। ये XX XY तो सेक्स क्रोमोसोम, और इनके अलावा जो बाकी 44 क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। तो अगर डिफेक्टिव जीन ऑटोसोम पर मौजूद है तो ऑटोसोमल बीमारी हो जाएगी, और सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद सेक्स लिंक्ड हो जाएगी। अगर साथ में बोला जा रहा है ऑटोसोमल रेसेसिव, इसका मतलब वो जीन जो है तभी अपना इफेक्ट दिखाएगा जबकि वो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होगा। अगर किसी एक क्रोमोसोम पर मौजूद होगा तो उसका कोई खास इफेक्ट बंदे के ऊपर नजर नहीं आएगा, हालांकि वो कैरियर होगा कि यानी कि वो अपनी 50% प्रोजेनी के अंदर उस डिजीज को, उस गड़बड़ जीन को ट्रांसफर करेगा। पहली डिजीज है हमारे सिलेबस में ऑटोसोमल रेसेसिव में सिकल सेल एनीमिया। ये प्लेटोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में भी है कि इस जीन के गड़बड़ होने की वजह से बॉडी में कई सारी दिक्कतें नजर आती हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 का प्रॉब्लम है, ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है। इसमें होता क्या है सिकल सेल एनीमिया के अंदर कि जिस बंदे को सिकल सेल एनीमिया है ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन, जैसे कि अगर वो पहाड़ों पर घूमने के लिए जाए या वो अगर बहुत तेज भाग दौड़ रहा है, ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो आरबीसीज गोल गोल और बीच में दबे हुए होते हैं, यानी कि बाइकॉनकेव और डिश शेप्ड होते हैं, वो इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हो जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत डायग्राम दिखाया गया। नॉर्मली हमारे आरबीसीज ऐसे होते हैं, बीच में दबे हुए हैं, बाइकॉनकेव और गोल गोल हैं, डिश शेप्ड हैं, और ये ऐसे हो जाएंगे इलोंगेटेड सिकल शेप्ड। ऐसे नहीं बाद में फिर दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे ऑक्सीजन जब डेफिशिएंसी पूरी होने पर। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दोबारा नॉर्मल होने पर भी नॉर्मल नहीं होती, यानी ये आरबीसीज बेकार हो जाते हैं। कहने को डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव है, यानी कि जो बंदे अफेक्टेड होंगे उनके दोनों ही 11 नंबर क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन मौजूद होगा। हालांकि अगर किसी एक 11 नंबर क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन मौजूद है तो ऐसे लोग भी बहुत नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाते हैं। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से ऑटोसोमल रेसेसिव है, यानी कि अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं, कैरियर है, तो उनके 25% प्रोजेनी ऐसी होगी जिनको कि सिकल सेल एनीमिया डिजीज होगी। होती क्यों है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में समझना होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, और 2 बीटा चेन होती हैं। हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर एक बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। किस नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड आएगा वो भी सब फिक्स है, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता तो भी गड़बड़ी हो जाती है प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर। किस तरीके से ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ मैं बहुत ही बेसिक बातें बता देता हूँ। हमारा हर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, उसी डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के बाद वो आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का काम है राइबोसोम बनाने का, तो जो आपने सेल में राइबोसोम देखे उन्हें बनाने में आरआरएनए इन्वॉल्व होता है। बाकी बातें हम आगे क्लास में करेंगे। इसके अलावा 80 डिफरेंट प्रोटीन्स भी होते हैं। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। बनने के बाद वो राइबोसोम से आगे अटैच हो जाता है। जो एमआरएनए का सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, उसी सीक्वेंस के हिसाब से वहाँ पर अमाइनो एसिड आगे जुड़ेंगे। जैसे कि अगर एमआरएनए में शुरुआत में AUG है तो जो अमाइनो एसिड वहाँ पर आएगा वो मिथ्योनिन आएगा। समझ रहे हैं? मतलब 3-3 का कोड होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसी के हिसाब से अमाइनो एसिड आते हैं। ये बात तो आपको पता है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। लेकिन राइबोसोम प्रोटीन जो बनाएगा उसमें अमाइनो एसिड को किस सीक्वेंस में जोड़ेगा? जिस सीक्वेंस से एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड किस हिसाब से होते हैं? जैसा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। तो अल्लाह ताला ने डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को फिक्स किया। डीएनए से बनता है एक खास सीक्वेंस में आरएनए, इसकी डिटेल आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। और फिर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के हिसाब से फिर अमाइनो एसिड वहाँ पर राइबोसोम पर आगे जुड़ते रहते हैं। अब इसमें होता ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर एक कोई खास जीन है जो कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाता है। ये बीटा चेन बनाने वाला जीन जो है, उसका बीटा चेन बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद है।
अल्फा चेन बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर मौजूद होता है, 2 होते हैं जीन। बीटा चेन बनाने वाले जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर। वो जीन हो गया गड़बड़। वो जीन इस तरीके से गड़बड़ हुआ कि ये जो 146 अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें जो छठा अमाइनो एसिड है, 3 4 5 6 और भी होते हैं आगे, जो 6th अमाइनो एसिड है नॉर्मली वो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। गड़बड़ी होने की वजह से डीएनए के अंदर उससे फिर आरएनए गड़बड़ होगा, आरएनए से फिर प्रोटीन गड़बड़ होगा, और गड़बड़ी इस तरीके ग्लूटामिक एसिड की जगह वहाँ पर आ जाता है वैलिन। बस ये हुआ है, पॉइंट म्यूटेशन है, बस एक सिंगल पॉइंट पर गड़बड़ी हुई है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया है और पूरा हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन। वो आरबीसी जो कि बाइकॉनकेव डिश शेप्ड होते हैं वो ऐसे इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हो जाते हैं और बंदे के अंदर ऑक्सीजन की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज खराब होने लगे, ऑक्सीजन की इंतहाई कमी होने की वजह से एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस होती है, बंदे को बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है, ये जो गड़बड़ जीन है इसका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर भी जाता है, स्प्लीन के ऊपर भी जाता है, वहाँ पर भी डैमेज शुरू हो जाते हैं। ये जो आरबीसीज है इलोंगेटेड सिकल शेप्ड, ये नैरो कैपिलरी से जब गुजर रहे होते हैं वहाँ पर जाके क्लॉग कर जाते हैं, टूट जाते हैं और कैपिलरीज को ब्लॉक करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कूड़ा फंस जाता है तो नाली के अंदर पानी ब्लॉक हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो उसके भी बहुत खतरनाक असरात हमारे जिस्म पर देखने को मिलेंगे। मुझे फिलहाल ये बताना था आपको यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया में ये छठा अमाइनो एसिड जो नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह वैलिन हुआ क्यों। उसकी वजह ये हुई कि अब जैसे कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको यहाँ पर लगाने के लिए आरएनए पर 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। आरएनए पर 3-3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के लिए डीएनए भी 3-3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। तो वो जो डीएनए है हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन का, ऐसे मान लेते हैं कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसे हम लिख देते हैं HbA, और जो सिकल सेल अनीमिया वाला हीमोग्लोबिन है उसे हम लिख देते हैं HbS, है ना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो होगा छठे अमाइनो एसिड के लिए जो कोड है वो है CTC, मतलब डीएनए पर जो कोड है CTC है। CTC जगह हो जाता है CAC, यानी T की जगह हुआ A कहाँ पर, डीएनए। डीएनए से बनता है आरएनए, और उसमें होता है कि अगर C के सामने, डीएनए से आरएनए बनेगा, C के सामने आएगा G, T के सामने आएगा A, C के सामने आएगा G। CAC होने की वजह से वहाँ पर कोड हो जाएगा GUG। अगर GAG कोड होता है तो अमाइनो एसिड आता है ग्लूटामिक एसिड, और GUG कोड होता है तो अमाइनो एसिड आता है वैलिन। हो सकता है बात आपको कम समझ में आ रही हो, क्या हिसाब होता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने का, ये आपको सेकंड चैप्टर में समझ में आ जाएगा। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि हाँ इसी तरीके से पिछले साल उनको क्लास में टीचर ने बताया भी था। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आने की वजह से यही आरबीसी जो कि नॉर्मल बाइकॉनकेव्स और डिश शेप्ड होते हैं वो इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हो जाते हैं, और जो नैरो कैपिलरी में जाके क्लॉग हो जाते हैं। एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस, कई सारी दिक्कतें बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। ये गड़बड़ी हुई क्यों? ये गड़बड़ी इसलिए कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो जीन था हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाने वाला, उसके अंदर हुआ म्यूटेशन। वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है, टी की जगह पर आ गया है ए। अगर किसी एक ही पॉइंट पर म्यूटेशन होता है तो इस तरीके म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। खैर पॉइंट म्यूटेशन में म्यूटेशन टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे, उसमें भी डिटेल है, फिर ट्रांजिशन भी होता है, ट्रांसवर्जन, उसके बारे में आगे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन की प्रोटीन क्वालिटी यानी कि बीटा चेन में गड़बड़ी हुई है। ये भी एक चीज़ देखने वाली है, नोट करने वाली है। बस ये जो मामला है म्यूटेशन का, आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, और इस म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज़ भी कहलाती है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दिक्कत हो गई है, ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ गया। अब यानी कि जो अमाइनो एसिड 146 थे वो तो 146 ही हैं, बस ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्वांटिटी तो सेम है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीटा चेन तो उतनी ही है जितनी की होती है। याद रहे कितनी बात। अब जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ हैं सबकी अगर वो म्यूटेशन की वजह से हुई तो कुछ ना कुछ दिक्कत बंदे के अंदर होती है, जाहिर सी बात है डिजीज़ तो दिक्कत वाली बात ही होगी। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर जो बंदे हेट्रोजाइगस वाले, उनको एक फ़ायदा ये होता है कि उनको फिर कभी मलेरिया नहीं हो पाता है। जैसे मलेरिया में भी पी फैल्सीपैरम वाला जो मलेरिया आप हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो काफ़ी खतरनाक है कि उसमें पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन जिनको सिकल सेल अनीमिया होता है उनको फिर मलेरिया नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके बहुत सारे आरबीसीज तो इलोंगेटेड सिकल शेप्ड होकर ख़त्म हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम जो है जिससे कि मलेरिया होता है वो भी आरबीसी में जाकर बैठता है, तो बहुत सारे तो ऐसे ही मर जाते हैं, बाकी को हमारा इम्यून सिस्टम मार देता है। तो जिन बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होता है हेट्रोजाइगस को, होमोजाइगस वाले तो अर्ली चाइल्डहुड में मर ही जाते हैं, मतलब जिनके अंदर दोनों 11 नंबर क्रोमोसोम पर गड़बड़ जीन होगा ऐसे बच्चे तो मर जाते हैं। हेट्रोजाइगस वाली की बात कर रहा हूँ कि उनको फिर आगे कभी ज़िंदगी में मलेरिया नहीं होता है। खैर कुल मिला के इतनी कोई तारीफ की बात नहीं, क्योंकि जो खुद डिजीज़ है वो काफ़ी दिक्कत वाली। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, यानी ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर। यानी दोनों का अगर एक एक जीन गड़बड़ होगा
तो दोनों तरफ से एक एक जीन गड़बड़ आएगा, दोनों 11 नंबर क्रोमोसोम गड़बड़ हो जाए तब हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। वैसे तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इस वजह से जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था ना मेंडल वाले केस में कि प्लांट ड्वार्फ तभी होगा जब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस होंगे, तो 25% चांसेस हैं कि एक प्लांट इस तरीके का होगा, बाकी 75% टाउल होंगे, 25% ड्वार्फ होंगे। यही सिकल सेल एनीमिया मान लीजिए आप कि अगर पेरेंट दोनों हेटेरोजाइगस हैं, कैरियर हैं, तो फिर चांस है कि 25% बच्चे ऐसे पैदा होंगे जिनके अंदर डिजीज मौजूद होगी। द डिजीज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbA, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला जीन है और ये सिकल सेल एनीमिया वाला। Out of the 3 possible genotypes, only the homozygous individual HbS show the disease phenotype। देखो एनसीईआरटी यहाँ पे खुद इस बात को कह रही है, 3 पैटर्न बन सकते हैं यहाँ पर, दोनों अगर जीन नॉर्मल है, अगर नॉर्मल बंदे जो हैं तो उनको आप लिखोगे HbA। जो हेटेरोजाइगस कैरियर है, एक ही जीन गड़बड़ है, 11 मतलब ये एक 11 नंबर क्रोमोसोम हो गया, एक ये दूसरा 11 नंबर क्रोमोसोम हो गया, एक जीन इस पर होगा, एक जीन इस पर होगा, दूसरा बंदा हो सकता है HbA HbS और तीसरा बंदा हो सकता है HbS HbS। एनसीईआरटी के हिसाब से जो डिजीज है सिकल सेल में वो बस इनको है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल, ये सवाल बन सकता है नीट एग्जाम में इस लाइन से, आप इसको याद रखेंगे। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS HbS शो द डिजीज फिनोटाइप। याद रखिए लाइन। हेटेरोजाइगस HbA HbS इंडिविजुअल अपीयर अपरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज। वो कह रहे हैं ये जो HbA HbS वाले हेटेरोजाइगस हैं, कैरियर हैं, अपीयर अपरेंटली अनअफेक्टेड, ये बज़ाहिर दिखते हैं कि अनअफेक्टेड हैं, हालांकि ये कैरियर की तरह काम करेंगे, यानी कि देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। 50% वाली बात इन्होंने क्यों कही? 50% वाली बात इसलिए कही कि जो हेटेरोजाइगस वाला है, जाहिर सी बात है वो दो तरीके गैमीट बनाएगा, एक नॉर्मल वाला और एक गड़बड़ वाला। यानी जो HbA HbS वाला है वो दो तरीके के स्पर्म बनाएगा, एक ऐसा कि जो HbA वाला हो और एक ऐसा जो HbS वाला हो। तो 50% चांसेस है कि गड़बड़ जीन बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा इसकी तरफ से। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। गड़बड़ी किस वजह से हुई कि सब्सटीट्यूशन हो गया ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन। याद रखें 6th पोजीशन पर हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। The substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution। एक single base में substitution हुआ, यानी एक हटा उसकी जगह दूसरा आ गया। At the 6th codon of the beta globin gene, GAG की जगह होगा GUG। The DNA में क्या होगा? CTC की जगह CAC। mRNA में GAG की जगह GUG। The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, यानी कि ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उस दौरान, कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी बॉडी के अंदर। तो उस दौरान क्या होगा, बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं, कुछ परसेंट आरबीसी जो कि नॉर्मली बाइकॉन्केव डिश शेप्ड होते हैं, वो इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हो जाएंगे, इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हो जाएंगे। उससे एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस होगी बच्चे को और उसका प्लीयोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ब्रेन स्प्लीन के ऊपर भी, वहाँ भी डैमेज शुरू हो जाएंगे। और ये जो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन है मॉलिक्यूल हैं, इनके आरबीसी जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन काफ़ी डेलिकेट हो जाती है और नैरो कैपिलरी जाके क्लॉग कर जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा फिनाइलकेटोनूरिया। फिनाइलकेटोनूरिया में आपको लाइन याद ही करनी, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता क्या है कि एक एंजाइम नहीं बन पा रहा है, जो कि इसलिए नहीं बन पा रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 12 का जीन गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन आप याद रखें कि जो फिनाइलकेटोनूरिया है ये कौन से नंबर क्रोमोसोम की दिक्कत है? क्रोमोसोम नंबर 12 की। क्रोमोसोम नंबर 12 पर एक जीन है वो हो चुका है गड़बड़, जिसकी वजह से एक एंजाइम नहीं बन पा रहा। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। वो एंजाइम करता क्या है कि लीवर के अंदर फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन। जाहिर सी बात, जब वो एंजाइम ही नहीं बन पा रहा तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर बच्चे की फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ने लगेगा। फिनाइल एलेनिन का जब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कहलाएगा हाइपर फिनाइल एलेनिमीमिया। फिनाइल एलेनिन का लेवल पहले ब्लड में बढ़ेगा, फिर वो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के अंदर भी आने लगेगा। यूरिन के अंदर फिनाइल एलेनिन के कंपाउंड जो फिनाइल पायरुविक एसिड आने लगता है। फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में आने की वजह से ऐसे बच्चे का जो पेशाब होता है उसके अंदर चूहों वाली बदबू आती है। बोला जाता है कि माउसी ऑर्डर यूरिन दिखाई देती है फिनाइलकेटोनूरिया वाले पेशेंट्स के अंदर। दूसरी बात ये, जैसे एनसीईआरटी बताया गया कि ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, मैं बिल्कुल वो मेंडल वाले स्टाइल में आपको बताता हूँ, तो 25% चांसेस होंगे कि बच्चे के अंदर डिफेक्ट नज़र आएगा। यानी कि जो कैरियर हैं वो अनअफेक्टेड हैं, जो डिजीज इंडिविजुअल है वो तभी डिजीज़ होगी जब दोनों पेरेंट के अंदर डिफेक्टिव जीन मिलेगा।
अब क्योंकि फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, फिर टायरोसिन बाद में मेलानिन पिगमेंट कन्वर्ट होता है, मेलानिन पिगमेंट से हमारे हेयर स्किन का कलर आता है। इसलिए ऐसे बच्चों के अंदर देखा जाता है कि इनके अंदर हाइपोपिगमेंटेशन होता है, यानी इनका जो स्किन का कलर काफ़ी डल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, ऐसे बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी देखा जाती है, ज़हनी तवाज़ुन उनका थोड़ा सा कम होता है। इतना आपको याद करना है। एक बार एनसीईआरटी की देख लेते हैं। दिस इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉल। ये एक एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। यानी बच्चे के अंदर पैदाइशी दिक्कत होती है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि अगर एंजाइम लेवल पर गड़बड़ी हो पैदाइशी तौर पर। इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, वही फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्साइलेज, दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन टू टायरोसिन। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid। वो इकट्ठा होने लगता है, phenylpyruvic acid में कन्वर्ट होने लगता है, और दूसरे कंपाउंड में phenylpyruvic acid में यूरिन में आने लगता है, और फिर माउसी ओडर यूरिन आने लगती है। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, और यही फिर ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे का जहनी तवाज़ुन कमज़ोर हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन में भी आने लगता है बिकॉज ऑफ इट्स पोर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। और इसलिए ये भी एक बहुत मशहूर सवाल है कि फिनाइलकेटोनुरिया में माउसी ओडर यूरिन, चूहों की बदबू वाला यूरिन आने लगता है। तो फिनाइलकेटोनुरिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी है। जो एंजाइम वाली दिक्कतें होंगी उसके अंदर आप इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लफ्ज लगाएंगे। क्रोमोसोम नंबर 12 का प्रॉब्लम है, ये सवाल भी नीट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को मैं आपको पहले ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अल्फा चेन वाले जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर मौजूद हैं, और ये 2 जीन है। एक का नाम है HBA यानी A फॉर अल्फा 1, और दूसरा है HBA2। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ये 16 पर है, ये 11 पर, और ये एक ही जीन है। इसको हीमोग्लोबिन की बीटा HBB लिख देते हैं। अब क्योंकि 16 नंबर क्रोमोसोम 2 होंगे, 2 होंगे ना 16 नंबर क्रोमोसोम, 11 नंबर क्रोमोसोम 2 ही होंगे, 11 नंबर क्रोमोसोम भी 2 होंगे। अभी HBN HBA2 ये इस पर भी मौजूद होंगे और इस पर भी, यानी कि इसके टोटल 4 जीन हैं हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन वाले। ये HBB एक इधर होगा एक इधर, यानी इसके टोटल 2 जीन। समझ में आ रही बात। अब इन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी बताया है कि थैलेसीमिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि रिड्यूस सिंथेसिस हो जाती है अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि इसमें अल्फा चेन बनना कम हो जाती है, बीटा चेन बनना कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात, अगर अल्फा चेन बनना कम होंगी तो उसे अल्फा थैलेसीमिया बोला जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा चेन बनना कम हो जाएंगी तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोला जाएगा, बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया होने की वजह क्या होगी कि ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 पर HBA1 और HBA2 जीन है ये गड़बड़ हो गए। अब जैसे ये 2 जीन है, अब इनकी 2 कॉपी होंगी, एक इस 16 पर एक 16 पर, टोटल 4 कॉपी होंगी। तो एक जीन भी गड़बड़ हो सकता है, 2 भी गड़बड़ हो सकते हैं, 3 भी गड़बड़ हो सकते हैं, 4 भी गड़बड़ हो सकते हैं। गड़बड़ी क्या होती है, म्यूटेशन हो जाता है उसमें। एनसीईआरटी बोला है म्यूटेशन, या फिर उसे बोला उन्होंने डिलीशन। डिलीशन कहने का मतलब उनका फ्रेम शिफ्ट डिलीशन से है। फ्रेम शिफ्ट डिलीशन से मतलब क्या है, हम जब आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ म्यूटेशन, तो वहाँ पर आपको बता देंगे। अब अभी बस याद रखेंगे कि डीएनए में गड़बड़ी हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है। अब क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये 2 जीन है, तो इधर भी दोनों होंगे, उस वाले क्रोमोसोम पर भी टोटल 4 जीन है। तो एनसीईआरटी ने बताया कि अगर एक जीन भी गड़बड़ हो सकता है, दोनों भी गड़बड़ हो सकते हैं, 3 गड़बड़ हो सकते हैं, 4 भी गड़बड़। जितने ज़्यादा जीन गड़बड़ होते चले जाएंगे, डिजीज़ की सीवियरिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, और उतना ही ज़्यादा खतरनाक वाला अल्फा थैलेसीमिया होगा। बीटा थैलेसीमिया के अंदर बीटा चेन बनना कम हो जाती है। और बीटा चेन बनना कम क्यों हो जाती है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन वाला जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, वो गड़बड़ हो जाता है। आपको याद होगा सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 की दिक्कत है, यहाँ पे बीटा चेन में गड़बड़ हुई थी, और यहाँ पर भी बीटा चेन में गड़बड़ हुई है। लेकिन आपको कॉम्पिटिशन के लिहाज से एक सवाल ये भी याद करना है एनसीईआरटी में, क्योंकि बताया गया है कि सिकल सेल एनीमिया में और थैलेसीमिया में क्या फ़र्क है। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आ गया था, यानी वहाँ पर क्वालिटी ख़राब हुई थी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यहाँ पर अल्फा चेन बीटा चेन बनना कम हो जाती है, यहाँ पे क्वांटिटी ख़राब हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो थैलेसीमिया है ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें अल्फा चेन बीटा चेन बनना कम हो जाती है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। और सिकल सेल एनीमिया को आप कह सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया को, कि वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। समझ में आ रही इतनी बात, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया।
इट इज ऑल्सो एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज यानी ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द डिजीज। यहाँ पर भी इन्होंने यही वाली कहानी बताई है कि ये डिजीज तभी ट्रांसफर होगी, मतलब किसी बच्चे को थैलेसीमिया तभी होगा जब दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे, कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस होंगे, बाज़ाहिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन उनके बच्चे से ट्रांसफर होगी। ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है कि अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तो कितने % बच्चे अफेक्टेड होंगे, आप आंसर लगाए हैं 25%, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड को जब आप क्रॉस कराते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डॉर्फ प्लांट वाले होते हैं। वही वाला आंसर है कि अगर दोनों पेरेंट्स ही अनअफेक्टेड होंगे, कैरियर होंगे, तो कितने % बच्चे अफेक्टेड होंगे, आप बोलेंगे 25%। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। एनसीईआरटी म्यूटेशन ये बोला है, डिलीशन ये बहुत जनरल सा लफ्ज़ है, ये स्पेसिफिक डिलीशन में भी यहाँ पर कहने का मतलब फ्रेमशिप डिलीशन। इसका क्या मतलब होता है हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस रेट ऑफ द सिंथेसिस, रिड्यूस सिंथेसिस हो जाती है किसकी, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा या बीटा, उसी के हिसाब से नाम है अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया, दैट मेक अप हीमोग्लोबिन। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इनटू अनीमिया, क्योंकि अनीमिया में कहना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही कम हो जाता है, खून की कमी से आसान सी भाषा में बोलते हैं, इसीलिए इसमें लफ्ज अनीमिया लगाया गया। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्टेड। अगर अल्फा थैलेसीमिया है प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, अगर बीटा थैलेसीमिया है प्रोडक्शन बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, यानी वही कम हो जाएगी। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कॉम्पिटिशन में सवाल आ चुका है, HbA1 HbA2 वाले जीन कौन से क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पर। इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन, वही बात रिपीट हो रही फिर से, म्यूटेशन या डिलीशन हो जाता है इनके अंदर ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन, 1 2 3 या चारों में। द मोर द जीन्स अफेक्टेड, जितने ज्यादा जीन अफेक्टेड होंगे द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बॉडी, उतने ही कम अल्फा चेन बनेंगी। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB, बीटा थैलेसीमिया HBB जीन से होता है, ये 11 नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद है। एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन, यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है, या तो एक जीन में हो जाएगा दोनों में हो जाएगा, दोनों में हो जाता है और खतरनाक वाला बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर मतलब थैलेसीमिया की बात हो रही है, ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है क्योंकि अल्फा चेन बीटा चेन कम हो जाती है बनना, और टू वाइल द लेटर यानी बाद वाली यानी कि सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हुई थी, ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आ गया था और इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन। ठीक है ना। आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमारा बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज पैटर्न है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है, जैसे हम नॉर्मली क्लास में समझाने के लिए 15 20 25 मिनट बच्चे के ले लेते हैं। वैसे भी यूट्यूब की वीडियोस हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस भी हो जाती है, तब भी बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी के आसपास ही रहूँ। कोई बात अगर ज़्यादा ही मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की समझ में नहीं आएगी तब हम उसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है और बिल्कुल ऐसे पढ़ना जैसे कि नीट एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो आप मेरा ऑनलाइन बायोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रॉपर बैच 24 जून से स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासेस रहेंगी सारी, हम साथ में आपको डीपीपी भी देंगे पर डे 10 से 15 क्वेश्चन, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एक प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे जिससे कि आपको ये आइडिया होता रहे कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी से यहाँ से कैसे नए सवाल मिल सकते हैं। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन बायोलॉजी कोर्स से तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।